गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोल्यूशन चैप्टर में हमने अब तक दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया है। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्रायोस्कोपी नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? क्लियर? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। किसी भी लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, उसको कूल करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। और उसका वेपर प्रेशर जब उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब उस टेम्परेचर को उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को अगर हम कूल करते जाएं तो वाटर का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होते होते एक कंडीशन आएगी जब उसका वाटर का वेपर प्रेशर वाटर की सॉलिड स्टेट, दैट इज़ वाटर की आइस स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। उस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करना स्टार्ट करेगा और उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, boiling point increases and freezing point also decreases. This decrement in freezing point is known as depression in freezing point. मतलब जब कोई भी सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती है उसी कमी को यहाँ पे नाम दिया गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? इसको हम एक ग्राफ से यहाँ समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर डिनोट किया गया है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर डिनोट किया गया है। अब देखो यहाँ पे एक हमने ग्राफ बनाया है ए से लेकर बी तक। ये जो ए से लेकर बी तक है, ये जो कर्व है, ये कर्व शो कर रहा है फ्रोजन सॉल्वेंट को। हमारे पास मान लो फ्रोजन सॉल्वेंट आइस है, बर्फ। उसी का लिक्विड फॉर्म में देखो आगे वाटर के लिए हमें कर्व हमने बना रखा है। क्लियर? अब ये वाटर के लिए कर्व है, तो जैसे जैसे हम लोग वाटर का टेम्परेचर कम करेंगे, मतलब हम ओ की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा और कम होते 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 पॉइंट बी पे इसका वेपर प्रेशर अपने सॉलिड यानी आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जो टेम्परेचर T2 है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर। अब हमने वाटर में मान लो कोई सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन बन गया। तो हम सबको पता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, तो उसका ग्राफ थोड़ा नीचे होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर की एक्सिस पे वेपर प्रेशर कम रखोगे तो ये वेपर प्रेशर मान लो सोल्यूशन का है। अब सोल्यूशन को हम कूल करते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर कम होते 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 कम होते होते इसमें जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट दैट इज आइस के बराबर हो गया पॉइंट डी पे। क्लियर? तो पॉइंट डी पे जो टेम्परेचर है ये है फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का। तो T2 फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है और T1 फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का है। अब देखो 0 से T2 की वैल्यू ग्रेटर है, T1 की कम है, तो T2 से T1 के बीच में जो डिक्रीमेंट हुआ है, जो डिप्रेशन हुआ है, डेल्टा TF है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। तो कोई भी सॉल्वेंट जब सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। इसी डिक्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? यहाँ पे जो कर्व हैं सभी कर्व के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। BC कर्व रिप्रेजेंट फॉर प्योर सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड, DE कर्व रिप्रेजेंट फॉर सोल्यूशन, AB कर्व रिप्रेजेंट फॉर फ्रोजन सॉल्वेंट दैट इज सॉल्वेंट इन सॉलिड फॉर्म। अगर वाटर है तो वाटर का मतलब आइस। T1 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, T2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T1 कम है, T2 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कम होता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन कम होगा। ठीक? तो सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, ये आप याद रखोगे बच्चों, T1 T2 में कन्फ्यूजन हो जाएगा कभी। नेक्स्ट है डेल्टा TF जो ऑब्जर्व किया गया है, पाया गया है एक्सपेरिमेंटली। डेल्टा TF जो है ये मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सोल्यूशन की जैसे जैसे मोलैलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेल्टा TF भी बढ़ता जाएगा। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे KF लिखा जाता है। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? KF का यहाँ पे नाम दिया गया, KF इज इक्वल्स टू मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर?
अब अगर के एफ को हमें डिफाइन करना और डेफिनेशन बनानी हो तो मोलैलिटी हम 1 ले लेते हैं, मोलैलिटी 1 ले लेंगे तो के एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के इक्वल हो जाएगा। के एफ में बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज टेकन यूनिटी और 1। Kf may be defined as depression in freezing point when molality of solution is taken unity or 1. Clear? यूनिट ऑफ kf की यूनिट होती है केल्विन kg पर मोल और डिग्री सेंटीग्रेड kg पर मोल। kf इंटू 10 इक्वल्स टू होता है k का नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। kf हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। वाटर जनरली मोस्ट ऑफ द केस में सॉल्वेंट होता है। क्वेश्चन में दिया जाए तो ठीक है, ना दिया जाए तो आपको याद रखना है के एफ फॉर वाटर 1.86 केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल। कैलकुलेशन आप के बी, कभी कभी के बी आपसे कैलकुलेट कराया जाता है डिफरेंट वैल्यूज देखें तो के एफ कैलकुलेशन आप के एफ, तो के एफ कभी कभी आपसे कैलकुलेट कराया जाता है। के एफ इक्वल्स टू है आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। एल एफ है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फ्रीजिंग दोनों कह सकते हो, यूनिट कैलोरी पर ग्राम। टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, केल्विन में हमें लिखना है। अगर ये कैलोरी पर ग्राम में है तब तो आर की वैल्यू 2 पुट करोगे। ये जूल में अगर एनर्जी दी गई है तो फिर आर की वैल्यू आप किस में लिखोगे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब इसके बाद जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ का हम एक कंप्लीट फार्मूला मोलैलिटी के प्लेस पे हम फार्मूला पुट कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा था डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी के प्लेस पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर? तो ये डेल्टा टी एफ का फार्मूला है, ज़्यादातर केस में ये फार्मूला यूज होगा। इसके बाद फॉर एक्वस सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो पानी में मिलाया गया है उसमें फॉर एक्वस सोल्यूशन, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो होगा 0 माइनस डेल्टा टी एफ डिग्री सेंटीग्रेड में अगर पूछा जाए तो, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन केल्विन में पूछा जाए तो 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ ये वैल्यू होगी। क्लियर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273.15 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 373.15 केल्विन होता है। ये किस कंडीशन में, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर सेम सोल्यूशन, किसी एक ही सोल्यूशन के लिए उसके लिए डेल्टा टी बी अपान उसके लिए डेल्टा टी एफ का रेशियो होता है उसका के बी अपान उसका के एफ। डेल्टा टी बी अपान डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के बी अपान के एफ। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे कुछ हमें एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस ए सब्सटेंस विच इज एडेड टू वाटर और एनी सॉल्वेंट टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो किसी सॉल्वेंट में मिला दिया जाए और उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दे, कम कर दे। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल लें वाटर की, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर? अब जो कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड कंट्रीज हैं या कोल्ड प्लेसेस अपने इंडिया में हैं जहाँ पे जैसे श्रीनगर है, लद्दाख है, जहाँ पे वाटर विंटर में फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। क्लियर? तो हम वहाँ पे अगर पानी को बचाना चाहें, वाटर को फ्रीजिंग से बचाना चाहें तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया जाए। मान लो वहाँ पे टेम्परेचर -10 आता है विंटर में और -10 पे वाटर फ्रीज हो जाता है, तो हम क्यों ना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -10 से भी कम कर दिया जाए, तो उतना टेम्परेचर वहाँ पे जाएगा नहीं बिलो और वाटर के फॉर्म में रहेगा। क्लियर? तो ऐसे सब्सटेंसों को हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड इन वाटर टू डिक्रीज या डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे अगर 0 पे अगर फ्रीज करना होता है तो 0 के बाद वो बिलो -4, 5, 6, 7 वो अपना कैलकुलेटेड अमाउंट में हम लोग मिला देते हैं, उस हिसाब से वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट व्हिच हैज फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये दी गई है। क्लियर? फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये दी गई है। ठीक है, तो 2 सोल्यूशन है। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। सोल्यूशन नंबर ए, के एफ आर टी एफ अपान 1000 एल एफ होता है। के एफ इज टू आर इंटू टी एफ स्क्वायर अपान 1000 एल एफ। अब क्योंकि यहाँ पे एल एफ की वैल्यू जूल में है तो आर की वैल्यू आपको किस में पुट करना है, जूल में। 8.314 जूल इंटू फ्रीजिंग पॉइंट 273 प्लस 16.6 हम ऐड कर लेंगे क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 दिया लेकिन हमें केल्विन में लिखना है तो इसको हम ऐड करके लिखेंगे होल स्क्वायर अपान 1000 और एल एफ। ये आंसर आ जाएगा 3.86 केल्विन केजी पर मोल। ऐसे दूसरा सोल्यूशन है के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर अपान 1000 एल एफ। आर फिर यहाँ पे एल एफ जूल में है तो आप यहाँ पे जूल में लिखोगे इंटू
अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 20 था, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड करके उसका स्क्वायर करोगे, सॉल्व करने से 3.56 केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग दोनों सोल्यूशन के लिए दोनों सॉल्वेंट के लिए हम लोग KF फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल solute is 100.15 degree centigrade, what is its freezing point? Given latent heat of fusion and vaporization of water, ये दी गई है, 80 कैलोरी पर ग्राम एंड 540 कैलोरी पर ग्राम रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो सबसे पहले डेल्टा टी बी का फार्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ये है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100, डेल्टा टी बी 0.15 आ गया। क्लियर। अब अगर हम इसके लिए KF फाइंड करना चाहें तो KF क्या होता है RTF स्क्वायर अपॉन 1000 LF, KB क्या होता है RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV। क्लियर। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो KF अपॉन KB हो जाएगा, R और 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, TF स्क्वायर अपॉन TB स्क्वायर इंटू LV अपॉन LF हो जाएगा। ठीक, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। TF क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, TB क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट 273 होता है केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 होता है। क्लियर। इसका स्क्वायर कर देंगे, LV और LF दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB ऑलरेडी आपने यहाँ पे 0.15 कैलकुलेट कर रखा है, डेल्टा TB की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद डेल्टा TF आपका आ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है 0 माइनस डेल्टा TF, डेल्टा TF की जो वैल्यू है उसी का माइनस में आंसर क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 cubic centimeter of ethylene glycol in 50 gram of water is found to be -34 degree centigrade. Assuming ideal behavior, calculate द डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल की हमें डेंसिटी फाइंड करना है। क्लियर। सबसे पहले हम बच्चों करते हैं क्या, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या क्या गिवन है, डेल्टा TF गिवन है, डेल्टा TF कितना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल है 62 होता है, KF वाटर का 1.86 है, कैपिटल W वाटर का मास कितना है 50 ग्राम दिया गया है। ठीक है, सबकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू 1000 बाई कैपिटल W। ठीक है, यहाँ से स्मॉल w जो हमने फाइंड कर लिया, स्मॉल w की वैल्यू आ गई 56.66 ग्राम आ गई। स्मॉल w है क्या, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है, लेकिन यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का वॉल्यूम दिया गया और डेंसिटी पूछी गई, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है मास अपान वॉल्यूम। मास आ गया 56.66, वॉल्यूम 50 है, 1.13 ग्राम पर cc आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ए कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट्स फ्रोजन काजिंग डैमेज टू radiator of a car. Ethylene glycol is used as an anti-freezing substance. Calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kilogram of water to prevent it from freezing at -6 degree centigrade. स्टूडेंट इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, दैट इज स्मॉल w, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करना है। पूछा गया है कि कितना अमाउंट मिलाया जाए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। मॉलिकुलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 60 होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 4 किलोग्राम है, दैट इज 4000 ग्राम, KF 1.86 है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस डेल्टा TF होता है। क्लियर। डेल्टा TF 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस -6 दैट इज 6। यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल्स टू KF स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू 1000 बाई कैपिटल W। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दिया है, स्मॉल w अननोन है, यहाँ से स्मॉल w आ गया 804.32 ग्राम, तो इतना ग्राम ये आंसर आ गया आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा TB भी फाइंड करना और डेल्टा TF भी फाइंड करना है, और वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज यूरिया 10 ग्राम दिया है, मॉलिकुलर वेट 60 है, वेट ऑफ वाटर 50 ग्राम दिया गया है।
ऐसे डेल्टा टी बी की इक्वेशन में आप डेल्टा टी बी की इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर आपका डेल्टा टी बी आ जाएगा। ऐसे डेल्टा टी एफ की इक्वेशन में के एफ ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ इस सोल्यूशन के लिए हम लोग फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 7 ग्राम यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60 एंड 42 ग्राम of a substance X in 100 gram of water freeze at the same temperature find molecular weight of X। दो सोल्यूशन हमने बनाए हैं, एक यूरिया का सोल्यूशन है और एक हमारा X का है। 7 ग्राम यूरिया को हमने 100 ग्राम वाटर में मिला के एक सोल्यूशन बनाया है और एक में हम लोगों ने क्या किया है, दूसरा X जो है वो 42 ग्राम X है, उसको हमने 100 ग्राम वाटर में मिलाया है। X का हमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला यूरिया के लिए हम इक्वेशन लिख देंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू, इक्वेशन 1 हो जाएगी। एक्स के लिए अगर हम ये लिख देंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम एक्स, उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, एम एक्स लिख दोगे इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू। अब जैसा कि इसमें कहा गया है कि दोनों के लिए क्या सेम है, दोनों के लिए फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे फ्रीज करते हैं। तो अगर सेम टेम्परेचर पे फ्रीज करेंगे तो उनका डेल्टा टी एफ भी दोनों का सेम होगा। डेल्टा टी एफ दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जो डेल्टा टी एफ उसका होगा वही डेल्टा टी एफ इसका होगा। तो फिर राइट हैंड साइड भी जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। दोनों की राइट हैंड साइड वैल्यू हमने इक्वल कर दिया। दोनों की राइट हैंड साइड जब वैल्यू इक्वल कर दिया तो 1.86 से 1.86 कैंसिल हो गया, 1000 बाई 100 से 1000 बाई 100 कैंसिल हो गया, इधर हो गया 7 बाई 60 इज इक्वल टू 42 बाई एम एक्स। तो यहाँ से एम एक्स की वैल्यू आ गई 360 ग्राम पर मोल। एम एक्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स 360 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। इसी अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, टू एलिमेंट्स हैं ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला AB2 एंड AB4। दो एलिमेंट हैं ए और बी, वो कंपाउंड बनाते हैं। एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला AB2 है, दूसरे का AB4 है। फिर डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन और 20 ग्राम बेंजीन में मिलाए जाते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ AB2 लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाई 1.3 केल्विन। के एफ ऑफ बेंजीन यहाँ पे 5.1 केल्विन kg पर मोल है। फाइंड एटॉमिक मासेज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है। क्लियर। सबसे पहले हम AB2 के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं फॉर AB2। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर AB2। AB2 के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू। इसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये है, के एफ वेट मॉलिक्यूलर वेट इसका नहीं पता है, इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 है, इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह AB4 के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू। इसके लिए डेल्टा टी एफ 1.3 है, के एफ वेट 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट अननोन है, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 है, इक्वेशन सेकेंड बन गई। क्लियर। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में देखो, MAB2 अगर फाइंड करना चाहें तो हम 2.3 नीचे ले आएंगे, यहाँ पे MAB2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसमें MAB4 अगर फाइंड करना चाहें तो 1.3 इधर नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब दोनों को सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट MAB2 110.87 ग्राम पर मोल आ गया, एंड आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड MAB4 कितना आ गया, 196.15 ग्राम पर मोल आ गया। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट है इसके लिए यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल लिखेंगे। ठीक। अब देखो MAB2, ये MAB2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2। जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CO2 का C का लिखेंगे +2 इंटू O का लिखेंगे। तो ऐसे AB2 का मतलब क्या हुआ, A+2B, और A+2B इसकी वैल्यू है 110.87। ऐसे MAB4 को हम कैसे लिखेंगे, A+4B, इसकी वैल्यू है 196.15। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हर जगह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 2 -2B इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे माइनस आ जाएगा, माइनस दोनों साइड है प्लस हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। B का मतलब ये है एटॉमिक मास ऑफ B आ गया। अब B की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A+2B इक्वल्स टू दिस, देन A इक्वल्स टू 85.28 इक्वल्स टू ये हो गया। तो यहाँ से A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25.59 आ गया। तो फिर से हम लोग एक बार लिख देंगे, हेंस एटॉमिक मास ऑफ A कितना आ गया, 25.59, और एटॉमिक मास ऑफ B कितना आ गया, 42.64 आ गया। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक है हमारा प्रॉब्लम, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन का फार्मूला C6H5 क्लियर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 244 है। इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन इज कूल्ड टू 0.22 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। हाउ मच सॉल्वेंट विल क्रिस्टलाइज आउट एंड व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ रेसिडुअल सोल्यूशन। जो रेसिडुअल सोल्यूशन है, जो बेंजीन क्रिस्टलाइज हो गई है, क्रिस्टलाइज होने के बाद जो रेस्ट बेंजीन बची है उसमें उसकी मोलैलिटी क्या होगी हमें बताना है। KF ऑफ बेंजीन दिया है 5.1 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले डेल्टा TF इज टू KF स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू 1000 बाई कैपिटल W। डेल्टा TF 0.22 इज इक्वल टू 5.1 6/244 1000। इस फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है इस फ्रीजिंग पॉइंट पे। क्लियर, तो इस फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट हमारा कितना बचेगा 570.04, इतना तो बचेगा। और लिया हम लोगों ने कितना था 1000 लिया था और इतना बच गया है, तो बाकी का कहाँ गया, बाकी आइस में कन्वर्ट हो गया है, क्रिस्टलाइज हो गया, जो भी हम कह सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेज आउट 1000 माइनस 570.04 429.96 ग्राम, ये क्रिस्टलाइज हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, बाहर आ गया, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर चला गया। क्लियर, तो अब हमारे पास सॉल्वेंट कितना बचा है, सॉल्वेंट 570.04, ये इतना ग्राम बचा हुआ है। क्लियर, जो कि लिक्विड स्टेट में इतना ग्राम बचा हुआ है। तो इतने ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट कितना मिला हुआ है 6 ग्राम। सल्यूट तो सल्यूट रहेगा ही, सल्यूट थोड़ी निकलेगा। तो अब सल्यूट 6 ग्राम कितने ग्राम में है 570.04 ग्राम में है। तो अब इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी ऑफ रेसिडुअल सोल्यूशन वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू 1000। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 570, यहाँ पे 570.04 को नियरली हमने लिख दिया 570 ग्राम। क्लियर, तो यहाँ से मोलैलिटी कितनी आ गई 0.0431 मोलल आ गई। क्लियर स्टूडेंट, तो ये अब जो रेसिडुअल सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी है। क्लियर, और अगर ओरिजिनल मोलैलिटी फाइंड करना है तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी आप आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया कुछ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड। ये जितना भी पढ़ाया गया इसके सारे नोट्स कंप्लीट कर लेना। क्लियर, और जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे मुझसे पूछ लेना। क्लियर, थैंक यू।